द प्लेयर ऑफ फॉलन प्रेस्टिजियस फैमिली मैनवा के पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं पार्टन फैमिली एस्टेट में वापस जाकर नौकर फेरिस को पूरी सिचुएशन रिपोर्ट करती हैं। फेरिस पार्टन फैमिली का 7 सर्कल मेज होता है। एक नौकर बताता है कि आर्च मेज अभी तक नहीं मिला। फेरिस पूछता है क्या कोई और गवाह बचा है। नौकर कहता है कि सिर्फ वही लास्ट विटनेस है। फेरिस फौरन उसकी फांसी का हुक्म दे देता है। वजह ये होती है कि सैंस के गायब होने की वजह से वो ऑलरेडी टेंशन में होते हैं। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि पार्टन फैमिली ने सेरमन फैमिली के बच्चे को किडनैप किया था तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इसी वक्त बाहर से शोर की आवाज आती है। पता चलता है कि सेरमन फैमिली का कोई आदमी आ चुका है और पार्टन के सर्वेंट्स को मार रहा है। फारिस गुस्से से कहता है कि यहां से चला जाओ, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे यंग मास्टर रायन का पता नहीं मिल जाता। बिल्डिंग का धमाका, रायन का पूरा हफ्ता गायब रहना और पार्टन फैमिली का कैंप, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि यंग मास्टर की किडनैपिंग में इन लोगों का हाथ है। फारिस शक से बचने के लिए झूठ बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता, बल्कि हमारा अपना यंग मास्टर सैंस भी मिसिंग है। वो प्रपोज करता है कि दोनों यंग मास्टर्स को मिलकर ढूंढते हैं, मगर सेरमन फैमिली का आदमी इस बात पर यकीन नहीं करता और उसे चुप रहने को कहा जाता है। वहां मौजूद ट्रूनो चुपचाप दुआ करता है कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। फ्रंट पर खड़ी सेना सबको चुप रहने का हुक्म देती है और फारिस को गद्दार बुलाती है, लेकिन कहती है कि क्योंकि रायन ने उसकी तरफ से गुजारिश की थी इसलिए फारिस को अभी बचाया जा रहा है। इस वक्त ट्रूनो बताता है कि रायन ने एक ट्रेस छोड़ना था जो सिर्फ सेरमन फैमिली ढूंढ सकती थी। इस बात पर एक्शन लेते हुए सेना सर्च करना शुरू करती है और कुछ देर सर्च करने के बाद आखिर उसे वो क्लू मिल जाता है। सैंस पॉटन का जिस्म एक दरख्त से लटका होता है। साथ ही एक नोट लगा होता है जिस पर लिखा होता है, मैं किडनैपर हूं, मुझे सजा दो। लेकिन सेना को वहां एक और चिट्ठी मिलती है और वो उसे पढ़ना शुरू करती है। चिट्ठी में रायन लिखता है कि उसका असल प्लान ये था कि वो सैंस के जिस्म में रहता और पार्टन फैमिली को अंदर से तबाह करता, लेकिन पकड़ी जाने का रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर वो रायन के तौर पर वापस जाता तो दोनों फैमिलीज में जंग हो जाती और सेरमन फैमिली अभी जंग के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो फिलहाल गायब हो जाने का फैसला कर रहा है। सेना चिट्ठी जला देती है और ट्रूनो को कहती है कि घर वापस चलो। इधर एक लड़का जिसका नाम रायन होता है, वो शहर में दौड़ रहा होता है जब एक आदमी उसे आवाज देता है। वो कहता है कि गिल्ड में चलो, लीडर तुम्हें बुला रहा है। ये लड़का असल में हमारा हीरो होता है। 3 महीने बाद पोर्टन में, जो पेनजॉय किंगडम का कैपिटल होता है, लोगों में ये बात फैल जाती है कि पार्टन और सरमन हाउसेज में टकराव हुई थी और इसकी वजह पार्टन हाउस का एक गद्दार था जिसने सरमन फैमिली के वारिस को किडनैप किया होता था। बाद में सरमन हाउस को पार्टन का कॉम्पनसेशन कबूल करना पड़ा, फिर भी वो ना मुजरिम ढूंढ सके ना किडनैप्ड बेटा मिला, जिस वजह से लोग सरमन फैमिली की बात पर शक करने लगे। जो कभी एक लेजेंडरी फैमिली थी वो अब बिल्कुल गिर चुकी थी। मार्टिन असैसिन गिल्ड में सफायर, जो पार्टन ब्रांच की मैनेजर होती है, वो पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही होती है। वो नोट करती है कि सरमन फैमिली को पैसों की ज्यादा जरूरत लग रही है, बजाय इसके कि वो अपनी खून की नस्ल ढूंढते। डंस बियर पीते हुए मैनेजर ट्रूनो की फांसी का जिक्र करता है। सफायर बताती है कि ट्रूनो गद्दार की मदद कर रहा था, इसलिए अलेहांद्रो ने फौरन एग्जीक्यूशन कर दी। सफायर को थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। अलेहांद्रो एक स्वॉर्ड मास्टर होता है जो ड्रिया कॉन्टिनेंट में बहुत रेयर होता है, और फिर भी वो खुद एग्जीक्यूशंस करता है। इस वक्त रायन ऑफिस में एंटर होता है, साथ में ग्रेटा का चाचा भी होता है। वो सफायर के ऑफिस में आकर सामने रुकता है। सफायर उसे एक रिकमेंडेशन लेटर देती है ताकि वो ऑफिशियली गिल्ड मेंबर बन जाए, हालांकि उसका एक टेस्ट अभी बाकी होता है। वो लेटर उसकी तरफ स्लाइड करती है और कहती है कि इस लेवल के बंदे के लिए टेस्ट का कोई मतलब नहीं। आखिर उसने सिर्फ 2 महीनों में फाइनल स्टेज तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। वो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की तारीफ करती है जो सदियों में भी नहीं देखी गई। वो हम्बल बनने की कोशिश करता है, लेकिन सफायर फौरन समझ जाती है। फिर भी उसका एक्ट पहले दिनों से बहुत बेहतर होता है। 2 महीने पहले रायन एक बिल्कुल अननोन सी गिल्ड में अचानक आ जाता है जहां लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। वो सीधा टेबल पर बहुत बड़ा पैसों का ढेर पटक देता है और कहता है, मुझे असैसिनेशन चाहिए। इस गिल्ड का रूल ये होता है कि अगर पेमेंट सही हो तो वो कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर सफायर ने फौरन उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट जैसा ट्रीट किया। वो कहती है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, उसे एक अंदर से फीलिंग थी कि इतना अजीब क्लाइंट उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। रायन भिखारी जैसी हुलिया में था, लेकिन उसके पास इतनी दौलत थी कि उन्होंने होश खो दिए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसने अपनी असैसिनेशन का टारगेट खुद को बनाया था। ऐसी रिक्वेस्ट देखकर क्यूरियोसिटी होना ही नॉर्मल रिएक्शन था।
लेटर मिलने के बाद रायन वहां से निकल जाता है क्योंकि वो उसे अकेले में पढ़ना चाहता था। तभी एक मास्क्ड आदमी कार्ल वहां आता है और सैफायर से पूछता है कि क्या तुमने सिर्फ इंट्यूशन पर रायन को गिल्ड में ले लिया था। सैफायर बताती है कि रायन ने सिर्फ 1 महीने में वो सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली जो लोगों को 5 से 10 साल लगता है। वो पूछती है क्या तुमने रायन के बैकग्राउंड की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। कार्ल बताता है कि रायन को एक बेनाम मास्टर ने पाला था जो बाद में गायब हो गया और रायन गिल्ड में इसलिए आया कि वो उस मास्टर के बारे में कुछ पता लगा सके। उसकी अजीब रिक्वेस्ट देखकर उन्होंने उसे गिल्ड में एडमिट करने से पहले उसकी पूरी चेकिंग की थी। कार्ल उस जगह भी गया जहां रायन अपने मास्टर के साथ रहता था और उसने कंफर्म किया कि वो जगह सच में बहुत वक्त तक किसी के रहने का सबूत दे रही थी। सैफायर को एक चीज परेशान कर रही थी कि कहीं रायन असल में रायन सर्मन तो नहीं। रायन सर्मन एक बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर था जो कुछ वक्त पहले गायब हो गया था और उसके गायब होने के टाइम के अराउंड ही रायन गिल्ड में आया था। कार्ल उसे तसल्ली देता है कि ये पॉसिबिलिटी लगभग 0 है। वो कहता है रायन सर्मन के पास ना माना था ना स्वॉर्ड का टैलेंट और उसका स्टैमिना भी बहुत बकवास था, इसलिए दोनों एक ही आदमी होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कार्ल रिपोर्ट कंटिन्यू करना चाहता है लेकिन सैफायर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम हमेशा डिटेक्टिव नहीं बन सकती। वो उसे नया काम देती है कि जाओ और रायन की मिस्टीरियस मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लाओ। और उस वक्त रायन अपने कमरे में बैठा ये सारी बात सुन रहा होता है नेक्रोमैंसर स्किल से। वो समझता है कि सैफायर की इंट्यूशन बहुत शार्प है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि जॉब चेंज के टाइम जितना लेवल कंज्यूम हुआ था वो सब वापस आ गया है। बॉडी डोमिनेशन में माना इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही डिसीजन था। इस स्किल ने उसकी शक्ल बदल दी और माना डिटेक्शन से बचने में मदद दी। अब तो ये स्किल इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि 2nd ग्रेड असैसिन भी उसकी असली शेप डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसी दिन एक अनडेड लड़की कॉर्नैक उसके सामने अपीयर होती है। उसके पास एक जबरदस्त स्किल्स का कॉम्बो होता है जो देखकर रायन हैरान रह जाता है और वो नोट करता है कि कॉर्नैक एक ग्रोइंग अनडेड है, मतलब लेवल अप होने वाली स्पेशल अनडेड। वो इस बात पर भी शॉक होता है कि उसमें फैंटम जैसी एबिलिटीज भी हैं जो स्किल डिस्क्रिप्शन में लिखी ही नहीं थी। ये सब देखकर वो स्किल सर्किट चेक करता है और तब एक हिडन क्वेस्ट सामने आता है। इस क्वेस्ट में सीक्रेट कंडीशंस कंप्लीट करना होता है वरना क्वेस्ट एक्टिवेट ही नहीं होता। और ये क्वेस्ट कंप्लीट तब हुआ जब रायन ने आर्ची को हराया और हैंड ऑफ डेथ, फैंटम स्किल सर्किट और हिडन क्वेस्ट सब मिलकर कॉर्नैक का क्रिएशन हुआ। और अभी कॉर्नैक सिर्फ माना खाने वाली मॉन्स्टर है, प्रैक्टिकली उसके लिए एक पैरासाइट, लेकिन रायन को यकीन है कि एक दिन ये काम आएगी। अब उसके लिए ग्रोथ का मतलब सिर्फ फ्यूचर की तरफ देखना है। फिर अचानक सोच में डूबे हुए रायन का ध्यान डंस के आने से भंग होता है। रायन बताता है कि वो बस टेस्ट के बाद पूरा गिल्ड मेंबर बनने और फ्यूचर में ब्रांच मैनेजर बनने की बात कर रहा था। डंस कहता है कि उसकी ग्रोथ रेट को देखकर ये बिल्कुल मुमकिन है। फिर डंस 3 फाइनल कैंडिडेट्स का जिक्र करता है जिनमें से सिर्फ एक पास हो सकता है। पास होने पर वो ऑफिशियली गिल्ड मेंबर और 5th ग्रेड असैसिन बन जाएंगे। पोलारिन और रायन सामने खड़े होते हैं जब डंस टेस्ट शुरू होने का ऐलान करता है। डंस टारगेट की डिटेल्स मांगता है। रायन एलॉक के बारे में डिटेल्स बताता है, एक 47 साल का मर्चेंट जो अपनी दुकान चलाता है और हमेशा 3 मर्सनरीज के साथ ट्रैवल करता है जो 2 ब्रॉन्ज ग्रेड वॉरियर्स और एक सिल्वर ग्रेड मेज गार्ड्स हैं। एक रूमर के मुताबिक उसने रिसेंटली एक यंग कॉन्क्यूबाइन ली है और हर रात उसके रूम में जाता है। उस वक्त मर्सनरीज उसे प्राइवेसी देते हैं। डंस रायन की इन्वेस्टिगेशन से इंप्रेस होता है और ये भी कि रायन ने गार्ड्स को अवॉइड करने का मेथड भी पता किया है। बस एक कंसर्न ये है कि टारगेट वाकई कॉन्क्यूबाइन के रूम में जाएगा या नहीं। रायन ने ये कंसिडर नहीं किया था। डंस समझाता है कि इसीलिए मार्टोंग हमेशा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर वो रायन की तरफ टर्न करता है और पूछता है कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।